नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप द रूबिका लियाकत शो इस वक्त देख रहे हैं। रात के 9 बज रहे हैं और आप भारत 24 पर हैं। आज मैं हाजिर हूं सभी मुद्दों को लेकर जो आपकी, मेरी, हम सब की जिंदगी से जुड़े हैं। हिंदुस्तान की रगों में ये मुद्दे इस वक्त बह रहे हैं। आज जिन 4 मुद्दों पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले बात होगी द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल लीग की, जिसमें हम बताएंगे कि भारत में नेताओं का दल बदल का खेल कैसे चलते आ रहा है। और उसके बाद बात होगी 2024 पर नजरें गड़ाए विपक्ष के ताजा हालात पर। फिर चर्चा करेंगे एमपी के सीधी की उस खबर से जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। एक आदमी की बेहुदा हरकत हमें क्या समझाती है, क्या बताती है, ये आपके सामने रखूंगी। हमारा चौथा मुद्दा होगा सोशल मीडिया में चल रहे सर्कस पर। सोशल मीडिया में क्या सनसनी हो रही है और कैसे एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न इस वक्त हमें देखने को मिला है और इसीलिए वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके बाद आखिर में हम बात करेंगे फलों के राजा आम की, उस फल की जो दुनिया भर में हमारे देश का गौरव बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमने खास सेगमेंट तैयार किया है। ये मेरा हिंदुस्तान है। लेकिन सबसे पहले जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने की बारी है। भारत की बेटी रूबिका लियाकत आप भारत 24 पर दहाड़ेगी। राष्ट्र विरोधी और भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ भारत की आवाज वो ऐसे ही बुलंद करती रहेगी और भारत की जनता, साधु संत समाज का रूबिका लियाकत को आशीर्वाद है। उनका जो क्वेश्चन आंसर और बात करने का जो तरीका है वो वास्तव में जो धाड़ नाम रखा है वो नाम के साथ का ही है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बोल्ड और बहुत मंझी हुई एंकर हैं और अब जब धाड़ प्रोग्राम लेकर ये भारत 24 पे आई हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि नेशनल लेवल पे हमको एक अच्छा प्रोग्राम सुनने को मिलेगा। काफ़ी टाइम से मैम को मिस कर रहे थे, मैम दिख नहीं रही थी। इज़ अ वेरी बोल्ड जर्नलिस्ट आई वुड से एंड हमें ऐसा ही मीडिया पर्सन चाहिए जो फैक्ट्स पे बात करे एंड रूबिका मैम वही है। कश्मीर में उसके लाखों फैंस है तो वो भी बहुत खुश है। रूबिका लियाकत मैम आई है अब भारत 24 पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देश की एंकर रूबिका लियाकत जी के लिए बहुत शुभकामनाएं। जो बेबाक तरीके से जो अपनी बात रखती हैं वह निश्चित तौर पर एक संदेश पूरे देश को देती है। रूबिका लियाकत जी को बहुत बहुत बधाई भारत 24 ज्वाइन करने के लिए। ये आपका प्यार और आशीर्वाद ही है जो मुझे ताकत देता है, जिससे मैं आपके मुद्दे बेझिझक बेबाक तरीके से आपके सामने रख पाती हूँ। और आज तो आपसे जब बात करूंगी तो आपके आशीर्वाद की ही बात करूंगी, इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में आशीर्वाद का मतलब क्या है। मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि अरे जनता का आशीर्वाद इसको मिल गया, इसका मतलब क्या है? यानी आपने अपनी ताकत उस शख्स को दे दी है, आपकी उम्मीदें आपने उसे थमा दी है कि अब तुम ही हो जो इसे पूरा कर पाओगे। और खासकर लोकतंत्र में, चुनाव में आप यही तो करते हैं। वोट आपका आशीर्वाद होता है जिसे पाकर बहुत ही आम तरीके के लोग, या ये कहिए हम में से कोई एक, सियासत के शीर्ष पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर क्या होता है बताइए, बताइए। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर आपको भूल जाते हैं, वो अपनी सोचने लगते हैं। आज की सियासत की ये कड़वी सच्चाई है, ये हकीकत है। आप वोट देते हैं ए को, सरकार बनती है बी की। कई बार तो जिसको आप नकार देते हैं वो मंत्री बन जाता है। महाराष्ट्र को देखकर कौन किस पाले में इस वक्त होगा ये आप मालूम कर पा रहे हैं? बताइए। इतना कंफ्यूजन है। नेताओं पर एतबार अगर आप कर पाते हैं तो पार्टी पर नहीं कर पाते हैं, पार्टी पर एतबार होता है तो नेताओं पर नहीं हो पाता है। ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट की कोई टीम आपको पसंद आ रही है लेकिन उसका एक खिलाड़ी पसंद नहीं आ रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि खिलाड़ी पसंद आ रहा है लेकिन टीम पस्त है। इसीलिए आज की जो लीड स्टोरी है, जो कवर स्टोरी है, वो इसी पर आधारित है, यानी आईपीएल पर, इंडियन पॉलिटिकल लीग पर। दुनिया में राजनीतिक दलों की शुरुआत जब हुई तो क्या सोचकर हुई थी? यही कि हमारी एक आइडियोलॉजी है, हम इस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा के तहत पार्टी बनाएंगे और जनता के बीच जाएंगे।
विचारधारा पर ही भारत में भी सियासी दलों का गठन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस सेंटर लेफ्ट विचारधारा वाली पार्टी बनी, सीपीआई सीपीएम लेफ्ट यानी मार्क्सवादी लेनिन की विचारधारा वाली पार्टी बन गई। कुछ समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां भी इस वक्त देश में मौजूद हैं और आखिर में दक्षिण पंथ यानी राष्ट्रवाद से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अब आप कहेंगे कि मैं क्या 10वीं के सामाजिक विज्ञान की क्लास लेने लग गई हूं, लेकिन इसकी एक वजह है। आप आईपीएल देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें खिलाड़ी एक साल एक टीम से खेलता है, अगले साल किसी और टीम से खेलते हुए दिख जाता है, लेकिन ये घरेलू है। कभी जैसे 2023 के आईपीएल में अपने बल्ले से धमाका मचाने वाले अजिंक्य रहाणे पिछले साल केकेआर टीम का हिस्सा थे। इस बार वो धोनी की चेन्नई सुपर किंग की जर्सी में खेलते हुए नजर आए। ऐसा क्यों? क्योंकि आईपीएल में हर साल प्रोफेशनली इन खिलाड़ियों की बोली लगती है। जिसके पास ज्यादा पैसा वो उस फ्रेंचाइजी से खेलने लग जाता है। अब आईपीएल में ये चीज चल जाएगी, क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल लीग है। लेकिन अगर विराट कोहली एक साल भारत के लिए खेले और दूसरे साल ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अरे भाई ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे थोड़ी ना होता है। विराट कोहली के भारतीय टीम से ही खेलने की आप उम्मीदें जताते हैं क्योंकि उनकी पैदाइश भारत की है, प्यार भारत से मिला है, रुतबा भारत में खेलने के बाद मिला है। तो फिर हजरात, ये नेता ऐसा क्यों करते हैं? जो नेता एक विचारधारा की पार्टी में एक नौनिहाल की तरह घुसता है, वो धीरे धीरे अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ते लड़ते ऊपर उठता है, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। दूसरी विचारधारा से लड़ने में कई बार जेल भी चले जाता है। लेकिन वही नेता अचानक रातों रात एकदम उल्टी विचारधारा की पार्टी की शरण में अगर पहुंच जाए तो आप क्या कहेंगे? कैसे? जिनको सालों तक जिनका विरोध करते हैं अचानक उनका गुणगान करने लग जाते हैं। कैसे? मैं बताती हूँ। हमारे देश में इंडियन पॉलिटिकल लीग इन दिनों शुरू हो गया है। नेता एक चुनाव एक दल के साथ लड़ते हुए आपको दिखते हैं, दूसरी बार दूसरे दल के साथ वो दिखाई देते हैं। जनता बेचारी यही समझने में व्यस्त रह जाती है कि फलाने नेताजी तो पिछली बार फूल वाली पार्टी के साथ थे, ये इस बार लालटेन काहे पकड़ लिए हैं। इस बात से आप समझ गए होंगे कि मैं किस नेताजी की बात कर रही हूँ। भारत की सियासत में अभी सबसे ज्यादा अगर किसी एक नेता के लचीले रुख की दुहाई दी जा रही है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जी के मूड का कोई पता नहीं लगा सकता, बहुत तेज गति से बदलता है। उनकी कहानी हम आगे जानेंगे और मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी ताज़ा तरीन हंगामे की बात कर लेते हैं। और ताज़ा तरीन हंगामा क्या है? महाराष्ट्र की सियासी बाजीगरी, ये आप देख रहे हैं। हालांकि आप ये कह सकते हैं ये अवसरवादिता है और कुछ भी नहीं है, लेकिन सियासतदान इसे सियासी बाजीगरी के चश्मे से देखते हैं। साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आए 24 अक्टूबर को। एक तरफ फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी और शिवसेना गठबंधन थी, दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी। जनता फडणवीस सरकार के कामकाज से खुश हो गई। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दे दिया। अब कायदे से होना क्या चाहिए था कि फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनती। लेकिन यहां से शुरू होता है महाराष्ट्र पॉलिटिकल लीग का पहला सीजन। शिवसेना अड़ जाती है, भाई सीएम हमारा होगा। बीजेपी भी अड़ जाती है, ऐसे कैसे, सीएम चेहरा तो हमारा था, फडणवीस ही सीएम होंगे। इस जंग में भाग खुल गए हार कर बैठी एनसीपी और कांग्रेस के। शिवसेना ने सीएम की कुर्सी के शर्त पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ नजदीकियां लानी शुरू कर दी। बीजेपी ने एनसीपी की कमजोर कड़ी अजीत पवार को अपने पाले में करना शुरू कर दिया फिर। और इससे पहले शिंदे और शिवसेना गुट में फूट और दो फाड़ मत भूलिएगा। अचानक एकदम तड़के 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सीएम डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। हंगामा मच गया। देवेंद्र फडणवीस की एक बाइट तब खूब वायरल हो रही थी जब वो अजीत पवार के चुनाव के दौरान खरी खोटी उन्हें सुना रहे थे। लेकिन सियासत है, विचारधारा से जिसकी शुरुआत हुई थी वो विचारधारा अंतिम सांस ले रही है। पहले मैं आपको फडणवीस की एक बाइट सुना देती हूँ, सुनिए। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार?
आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अब ये पीसिंग जो है वो पीस में बदल गया है, PEACE। महाराष्ट्र पॉलिटिकल लीग का ये पहला सीजन था। इसके बाद अचानक अजीत पवार का हृदय परिवर्तन हुआ। शरद पवार खेमे में टूट थम गई। अजीत पवार फिर से एनसीपी में लौट गए और फडणवीस सरकार महज 5 दिन में गिर गई। इसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं। उद्धव ठाकरे महाआघाड़ी के सीएम बने, लेकिन फिर हालात बदले। उद्धव की पार्टी शिवसेना टूट गई और उद्धव की कुर्सी के साथ पार्टी भी चली गई। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ सीएम बन गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी महाराष्ट्र की सियासत में फिर तूफान आया। अजीत पवार ने एक बार फिर बगावत के सुर बुलंद कर दिए। इस बार तैयारी पूरी की और खुद तो उप मुख्यमंत्री बने ही, साथ में 8 और विधायकों को मंत्री बनवा ले गए। यानी इस बार की बगावत थोड़ी पुख्ता थी। लेकिन अजीत पवार ने यह सब सीखा कहां से, मैं बताती हूं। उन्होंने ये सब सीखा अपने राजनीतिक गुरु और चाचा शरद पवार से। शरद पवार भारतीय पॉलिटिकल लीग के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने तो पाला बदलने का खेल 1978 में ही शुरू कर दिया था। शरद पवार ने सबसे पहले वसंत दादा पाटिल के खिलाफ 1978 में बगावत की और खुद कप्तान मतलब सीएम बनने के लिए 40 विधायकों के साथ नया मोर्चा बना लिया। यानी अपनी टीम छोड़ी और नई टीम बना ली। शरद पवार सफल हो भी गए, नए टीम के साथ मैच जीत भी लिया। मतलब महज 38 साल की उम्र में वो सीएम बन गए। वापस कुछ साल बाद 1986 में फिर से वो अपनी पुरानी टीम कांग्रेस में लौट आए और करीब 13 साल बाद उन्हीं राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी। जो राजीव गांधी उन्हें 1986 में पार्टी में लेकर आए थे, पवार साहब ने कांग्रेस से दोबारा बगावत कर ली। क्यों की? एक्चुअली उन्हें सोनिया गांधी के विदेशी मूल से दिक्कत थी। शरद पवार ने 10 जून 1999 को पीए संगमा, तारिक अनवर इनके साथ मिलकर एक नई टीम बना दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उस वक्त गठन हुआ और महज 5 महीने में फिर से उसी सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन करके राज्य सरकार में शामिल होने का मन भी बना लिया। तो आज भतीजे की बगावत पर नैतिकता का ज्ञान देने की स्थिति में शरद पवार दादा नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? अब चाचा टीम बदलने में एक्सपर्ट हो तो भतीजा कैसे पीछे रहेगा। अब मैं वापस आपको महाराष्ट्र से आईपीएल यानी इंडियन पॉलिटिकल लीग के दूसरी टीम पटना, हमने नाम दिया है पटना पलटन की तरफ लेकर चलती हूं, यानी बिहार। यहां टीम बदलने वालों के उस्ताद आपको सारे के सारे नजर आएंगे। नीतीश बाबू, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2005 के बाद बिहार की सत्ता के पर्यायवाची रहे नीतीश जर्सी बदलने में गजब की तेजी रखते हैं। नीतीश बाबू ने सियासत की शुरुआत लालू यादव के साथ की, यानी लालू की कप्तानी में वो खूब खेले। लालू को 1990 में मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने खूब पसीने बहाए। लेकिन आखिर महत्वाकांक्षा तो सबके मन में उबलती है ना, और खासकर सियासतदानों के। सुशासन बाबू के मन में भी सीएम बनने की इच्छा उभरी, तो नीतीश बाबू ने लालू के खिलाफ पहली बार बगावत का झंडा बुलंद किया। साथ मिला मशहूर सोशलिस्ट नेता जॉर्ज फर्नांडिस का। दोनों ने मिलकर 1994 में एक नई टीम समता पार्टी का गठन किया और जंग छेड़ दी लालू के खिलाफ। 2003 में नीतीश को लालू के एक और करीबी शरद यादव का साथ भी मिल गया। समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में फिर तब्दील हो गई। 2005 में नीतीश बाबू ने लालू की पार्टी को हराकर बीजेपी के साथ पहली बार सरकार का गठन किया। एक बात बताऊं, नीतीश बाबू की पार्टी की मुख्य विचारधारा थी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। गठबंधन था बीजेपी से। नीतीश बाबू सियासी तौर पर कितने लचीले थे आप समझ लीजिए। उनके सियासी पर्यटन का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत भर थी। इसके बाद नीतीश बाबू के मन में 2013 में एक बार फिर से ख्याल आया टीम बदल देने का।
तो धर्मनिरपेक्षता को उन्होंने एक बार फिर से ढाल बनाया। 2010 में जिस लालू की पार्टी के खिलाफ वो चुनाव जीतकर सत्ता में बैठे थे, उसी लालू की पार्टी के साथ गठबंधन में 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो उतर गए, क्योंकि ये बिहार पॉलिटिकल लीग का तीसरा सीजन था। नीतीश बाबू नई टीम की जर्सी में खेलने उतर गए, लेकिन नीतीश बाबू को ये नई जर्सी बहुत रास नहीं आई, इसीलिए 2017 आते आते फिर उन्हें पुरानी टीम की जर्सी पहननी पसंद की। बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया उन्होंने एक बार फिर से। लालू के बेटे तेजस्वी यादव, जो तब नीतीश के डेप्यूटी हुआ करते थे, उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उन्होंने मुद्दा बना लिया। नीतीश के सियासी लचीलेपन का ये तीसरा अध्याय था। और इस बीच 2009 में उन्होंने अपने सियासी गार्जियन जॉर्ज फर्नांडिस के साइड पर उन्हें साइड पर कर दिया। शरद यादव के सहारे 2017 में उन्होंने उन्हें चलता कर दिया। आरपीसी सिंह के सहारे फिर उन्हें चलता कर दिया। फिर आया साल 2022। नीतीश बाबू के मन में एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता की अलख जगी। 2020 के विधानसभा चुनावों में वो जिस तेजस्वी को पानी पी पी कर कोसा करते थे, उसी तेजस्वी को उन्होंने 2022 में अपना उप मुख्यमंत्री और सियासी वारिस घोषित कर दिया। ये नीतीश बाबू के बिहार पॉलिटिकल लीग का 5वां सीजन था। आजकल एक बार फिर उनके दल को बदल देने की, उनकी चाह को दूसरी पार्टी संग पूरी करने की चर्चा हो रही है, और अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये सूत्र है जो जगह जगह से खबर ला रहे हैं। इस बात में कितना दम है ये मैं आपको नहीं बता सकती हूं, लेकिन नीतीश बाबू के लचीलेपन को देखते हुए कुछ भी कहना इस वक्त असंभव है। शरद पवार या नीतीश कुमार ही ने आईपीएल के खिलाड़ियों की तरह जर्सी बदलने की महारत हासिल की हो, ऐसा नहीं है। आपको इस मामले में हमारे देश के सियासतदान खिलाड़ियों से ज़्यादा तेज़ और कौन कौन है ज़रा देखना चाहिए। आपको ये थोड़े अनफिट से ज़रूर दिखेंगे, लेकिन दौड़ ये बेहद तेज़ लगा सकते हैं। आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ, इन नामों को आप देखिएगा। महज बीते कुछ साल के तेज़ गति से खेमे बदलने वालों में रनर जो घोषित हुए हैं वो कौन कौन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस से बीजेपी बाबूलाल मरांडी, बीजेपी से झारखंड विकास मोर्चा, फिर दोबारा बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस से बीजेपी जगदीश शेट्टार, ये देखिए एक के बाद एक कैप्टन अमरिंदर सिंह दिख रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा आपको इसमें नजर आ रहे हैं। सुनील जाखड़ नया भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो झंडा अपने कंधों पर लिया है। विजय बहुगुणा, ये भी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। उसके बाद आप आइए नवजोत सिंह सिद्धू, पहले कभी बीजेपी में हुआ करते थे और फिर कांग्रेस में आ गए। तो महज ये कुछ नाम थे जो मैं आपको बता रही थी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2014 के बाद से 1133 उम्मीदवारों और 500 विधायक या सांसदों ने अपनी जर्सी बदल ली, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में वो बड़े इत्मीनान से पहुंच गए। मेरे पापा इन नेताओं के लचीलेपन पर बेहद मजाकिया अंदाज में तंज करते हैं। वो कल ही मुझे कह रहे थे कि इन नेताओं के पॉकेट में हर रंग की टोपी है रुबिका। जब और जैसे हालात होते हैं वो तब उस पार्टी की टोपी पहन लेते हैं। यानी 10वीं के सामाजिक विज्ञान की क्लास में जो चीज़ें हमें पढ़ाई गई थी ना, कि राजनीतिक दलों में नेता विचारधारा की गोंद से चिपके हुए होते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं ये सिलेबस तय करने वालों से एक बार ये कहना चाहती हूँ कि भाई बहुत कन्फ्यूजन है। ऐसे कैसे विचारधारा आप कह रहे हैं कि गोंद की तरह काम करता है? तेज़ी से ये तो बदल रही है। हमारे ज़्यादातर नेताओं की सिर्फ एक ही विचारधारा है, वो ये है कि अपना काम बनता तो फिर क्या जनता। सत्ता सत्ता और सत्ता, इसी कुर्सी के चिपकने को लेकर ये गोंद जो है वो काम कर रहा है, और कोई विचारधारा नहीं है। सियासतदानों के दल बदल के किस्से आपने बहुत सुन लिए। इसको जितना सुनाऊंगी उतना लंबा होता जाएगा ये मामला हमारी बातचीत का। लेकिन अब इन सियासी किरदारों के 2024 में फ्रंट सीट पर आने की कोशिश की अब बात करनी है। मैं बात कर रही हूं
महाभारत के किस्से से शुरुआत करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। महाभारत के युद्ध में हर योद्धा की अपनी निष्ठा थी, याद है ना आपको? अपनी कसौटी पर परख कर युद्ध लड़ने वाले मैदान में उतरे थे। कौरव और पांडवों के पक्ष में युद्ध करने वाले युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना पक्ष तय कर चुके थे। वहाँ निष्ठाएं नहीं बदली थी। जिसने जो पक्ष चुन लिया फिर वो उसी पक्ष में खड़ा था। लेकिन महाराष्ट्र में छिड़े महाभारत में निष्ठाएं पल पल बदल रही है। कल तक जो सीनियर पवार के बहुत करीबी थे, आज वो जूनियर पवार के खेमे में खड़े हैं। उनमें से भी कई ऐसे हैं जो अभी इधर जाए अभी उधर जाए की समस्या से जूझ रहे हैं। अपने पत्ते उन्होंने खोले नहीं हैं। दोनों खेमों में खड़े कई ऐसे हैं जो किसी भी वक्त पलटी मारने को तैयार हैं। बस ऑफर अच्छा मिलना चाहिए कुर्सी का। महाराष्ट्र की सियासत का फिलहाल लब्बो लुबाव यही है। जो विपक्षी एकता के स्टैंडर्ड सेट करने चले थे, उनके घर की एकता भंग हो चुकी है। जरा अपनी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को आप देखते रहिए। ये तस्वीरें क्या बता रही है? ये तस्वीरें बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अब ये तस्वीर देखिए। 23 जून को 16 राजनीतिक दलों के 32 नेता पटना में मंथन कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे। 2024 के चुनावों में बीजेपी को हराने की ये रणनीति बन रही थी। सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी। अब मेरे मन में एक सवाल है, जिन पार्टियों का एक राज्य के बाहर वजूद ही ना हो, वो पूरे देश में बीजेपी को कैसे हरा देगी? उस मीटिंग में मौजूद कांग्रेस को हटा दे तो महाराष्ट्र की राजनीति से शरद पवार, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, बिहार से नीतीश कुमार मौजूद थे। ये 3 ही बड़े सूबे हैं जहां विपक्ष का वजूद इस वक्त मजबूत है और बीजेपी के विजय रथ को रोकने की क्षमता आप कह सकते हैं कि ये रखते हैं। मैं बारी बारी से आपको इन 3 राज्यों की स्थिति का और विपक्ष की एकजुटता का आसान शब्दों में विश्लेषण करने की कोशिश करती हूं और बिना किसी लाग लपेट के, बिना पक्ष विपक्ष के। पहले महाराष्ट्र की स्थिति को आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट है 48। 2019 में बीजेपी ने 28% वोट शेयर और 23 सीट हासिल की थी। दूसरे नंबर पर शिवसेना रही थी जिसने 23.5% वोट शेयर और 18 सीटें जीती थी। एनसीपी का वोट शेयर था करीब 15.5% और पार्टी ने 4 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर करीब 16.5% था और सीटें मिली थी सिर्फ 1। अब हालात यह है कि एनसीपी के 4 में कितने एमपी किस खेमे में हैं, ये किसी को नहीं पता। शिवसेना के 18 सांसदों में से ज्यादातर शिंदे खेमे में हैं और उद्धव ठाकरे के खेमे में चंद नाम ही बचे हैं। यहां तो पार्टी में ही एकता नहीं तो विपक्षी एकता के लिए क्या ही कह दिया जाए, बताइए। विपक्षी एकता के लिहाज से दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। यहां जेडीयू और आरजेडी मिलकर बीजेपी का विजय रथ रोकने का दम भर रही हैं। विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार ही सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले बिहार का गुणागणित आसान शब्दों में आप समझ लीजिए, इसके बाद आपको बिहार में विपक्षी एकता की तस्वीर भी मैं साफ साफ बताऊंगी। बिहार में लोकसभा की सीट है 40। बीजेपी के पास 24% वोट शेयर है और 17 सांसद है। जेडीयू के पास 22% से थोड़ा ज्यादा वोट शेयर है और 16 सांसद है। आरजेडी के पास वोट शेयर तो 15.5% से ज्यादा है, लेकिन सांसद एक भी नहीं है। एलजेपी के पास वोट शेयर है 8% और सांसद हैं 6 और कांग्रेस के पास यहां भी 1 सांसद मौजूद है। तो आपने देख लिया, ये नतीजे हैं। अब विपक्षी एकता का आलम यहां ये है कि जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा अलग हो चुके हैं, शंभुनाथ सिन्हा पार्टी से अलग हो चुके हैं और बीजेपी कह रही है कि जेडीयू का ही विलय आरजेडी में होने वाला है। लेकिन बहुत दिनों से उनके विधायकों और सांसदों में बेचैनी है। वो तेजस्वी यादव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और नीतीश कुमार का भी अब कोई भविष्य नहीं, पार्टी का भी भविष्य नहीं है। 2 राज्यों की विपक्षी एकता आपने देख ली। अब विपक्ष के तीसरे
मजबूत किले बंगाल की तरफ बढ़ना है। और उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि बंगाल की सियासत फिलहाल कहां खड़ी हुई दिख रही है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी के पास 22 सीटें हैं और वोट शेयर करीब 44% है। बीजेपी के पास 40% वोट शेयर है और सांसद हैं 18, जबकि कांग्रेस के पास 6% वोट है और सांसद हैं 2। लेफ्ट पार्टियों के पास सांसद कोई नहीं है, लेकिन वोट शेयर 6% के करीब है। और विपक्षी एकजुटता की हालत ऐसी है कि पंचायत चुनाव से पहले ही लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे का खून बहाने पर आमदा है। बंगाल में बम चलाए जा रहे हैं, मारपीट और हिंसा तो मानो यहां आम बात हो गई है। ये कैसी एकजुटता है भाई? किसी के घर में फूट पड़ी हुई है, किसी की पार्टी की ही विलय की अटकलें लग रही है, कहीं एकजुटता का दावा करने वाली पार्टियां आपस में ही खून खराबा कर रही हैं। 2 राज्यों में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी पहले ही एकजुटता से किनारा करके निकल गई है। एनसीपी के अंदर तो कला मची हुई है, शुरुआत ही हमने आपको बता दी थी। नए अध्यक्ष ने पुराने अध्यक्ष को पद से हटा लिया है, लेकिन विपक्ष अब भी हवाई किले बनाने में जुटा है। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में अब विपक्षी एकजुटता के लिए फिर से बैठक होगी। ये अलग बात है कि इस एकता में अनेकता भर की कुछ ही, इसे कहते हैं ना, पाव भर नजर आएगी। लेकिन अब वहां बेंगलुरु में ये देखना बहुत जरूरी और दिलचस्प हो जाएगा कि कौन किसके साथ। देखिए, हाथ तो मिला लेंगे, लेकिन दिल कैसे मिलाएंगे? दिल तो मिला लेंगे, लेकिन चुनावी दलों को कैसे मनाएंगे? क्योंकि ये वो दल है जो चाहेंगे, जैसे ममता बनर्जी, वो पश्चिम बंगाल में चाहती हैं कि वो जब वहां लड़ाई लड़े तो कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां किनारा कर लें। यही खबर आप बिहार में भी पाएंगे। और आम आदमी पार्टी भी यही चाहती है कि पंजाब में जब वो लड़े तो उसके आगे कोई ना खड़ा हो। तो ऐसे में क्या ये बड़ी पार्टियां यानी कांग्रेस राज्य में अपने आप को किनारे करेगी? सियासत तो यूं ही चलती रहेगी, लेकिन हमें ये देखना है कि ये सियासत क्या हमारी बेहतरी के लिए उस दिशा में जाती हुई दिख रही है। फिलहाल मुश्किल है कहना। अब मैं सीधा रुख करती हूं सीधी का। समाज यहां लगातार कैसे वो तस्वीरें देखकर हैरान हो रहा है, आप जानिए। मैं भी हैरान हूं, परेशान हूं। जो देश जाति धर्म की बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ चुका है, उस हिंदुस्तान में ऐसा घिनौना काम कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश की सीधी में आदिवासी युवक के साथ जो हुआ वो हम सबको शर्मिंदा करता है, हमें शर्मसार करने वाला है। इस घिनौनी घटना पर हम सबका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि जिस समाज में एक आदिवासी पर यूरिनेट किया गया, उस समाज का हिस्सा होने पर मुझे शर्म आती है। मध्य प्रदेश की सीधी में हुई इस घटना पर हर उस शख्स को शर्मिंदा होना चाहिए जिसकी मानसिकता में आज भी भेदभाव बसा हुआ है। ये कैसी विकृत सोच है जो इंसान और इंसान में फर्क करती है? आप में और मुझ में क्या फर्क है, मुझे ये बताइए। वही 2 आंख मेरे पास है जो आपके पास है, वही 2 कान मेरे पास है जो आपके पास है, वही एक नाक मेरे पास है जो किसी आदिवासी या किसी भी समाज के दूसरे किसी शख्स के पास है। अगर ऊपर वाले को आप में और मुझ में भेद करना होता या ऊंच और नीच में भेद करना होता तो वो किसी अलग तरीके की बनावट हमारी ना बनाता। जो अपने आप को उच्च समझते हैं उसके सर पर ताज ना लगा के उसे पैदा करता। आजादी के 76 साल बाद भी ऊंच नीच में विश्वास हम रख रहे हैं। ऐसी सोच पर हंटर चलाना बहुत जरूरी है। ऐसी सोच वालों पर चाबुक चलाना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूं कि हिंदुस्तान का समाज जाति के बंधनों से बहुत आगे बढ़ चुका है। मुझे यह भी पता है कि आपके ऑफिस में आपके साथ वाली टेबल पर किस जाति किस धर्म का व्यक्ति बैठता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो घर में अपने बच्चों को बुलाकर पूछ लीजिए, मैं इंतजार कर लेती हूं। आप पूछिए अपने बच्चों से, वो नौकरी पर जाते हैं, पूछिए कि तुम्हारी बगल में कौन बैठता है, ऊंच जाति का बैठता है कि नीच जाति का बैठता है। पूछिए आप कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखने वाला है जो आपके बगल में बैठता है। अगर मैं अपने ऑफिस में न्यूज़ रूम में जाकर अभी लोगों से पूछूंगी तो वो भी कहेंगे कि नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि ज़माना बदल रहा है
उन्होंने आज तक नहीं पूछा होगा कि उनके कलीग की जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। उन्होंने कभी नहीं पूछा होगा कि जिसके साथ आज उन्होंने टिफिन शेयर किया, टिफिन, वो किस जाति का था। मैं अपनी बात कह रही हूँ, अपनी टीम की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि मेरी टीम में कौन किस जाति का है या किस धर्म का है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसकी जाति कौन सी है। इस पर कोई चर्चा हम नहीं करते हैं। हम चर्चा करते हैं मुद्दों की, सियासतदानों की, हम चर्चा करते हैं आपकी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे कैमरा पर्सन, ये जो टीम मेरे पीछे खड़ी है, वो किस जाति की है। मुझे नहीं मालूम कि पीसीआर में बैठी मेरी टीम किस जाति की है या किस धर्म से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे समाज में, ऐसे लोग हैं जो इस मजबूत जोड़ को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं। कुछ लोग हैं जो सदियों पुरानी या जिसे हम छोड़ चुके हैं उसी व्यवस्था में जी रहे हैं। प्रवेश शुक्ला, तुम उनमें से एक हो। लेकिन अब जो सबक सिखाया गया है उससे सहमति पूरे देश की होनी चाहिए। प्रवेश शुक्ला जैसी मानसिकता को सबक सिखाया जाना जरूरी था और वो हुआ। जब पहली बार वो वीडियो हमने देखा, मुझे नहीं पता था कि उस वीडियो में किसकी जाति क्या है। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो नज़र आया वो ये था कि एक मजलूम शख्स नीचे बैठा हुआ है और ये दिख रहा था कि कैसे एक इंसान हैवान की तरह इंसानियत का कत्ल कर रहा है। एक इंसान किसी मजलूम या मजबूर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। इस सोच पर लाठी चलाने की ज़रूरत है, बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत है। प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोज़र चलाने की मांग हो रही थी। कांग्रेस कह रही थी कि आरोपी बीजेपी से जुड़ा है, इसीलिए बुलडोज़र नहीं चलेगा। और ये देखिए क्या हुआ। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी से अनुरोध करता हूं कि आपकी पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि एक हमारे आदिवासी भाई के सिर पर पेशाब करके जलील कर रहा है। यह आदिवासी समाज का के ऊपर अपमानित है और उसको बेइज्जत करने का काम है। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रवेश शुक्ला पर कड़ी कार्रवाई की है। प्रवेश शुक्ला की मानसिकता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भारतीय कानून की सबसे सख्त धाराओं में प्रवेश शुक्ला पर कार्रवाई दर्ज की गई है, कार्रवाई की गई है। आदिवासी शख्स पर यूरिनेट करने वाले प्रवेश पर एनएसए लगा दिया गया है। प्रतिनिधि है तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने आरोपी प्रवेश शुक्ला से देश को खतरा बताया है, देश की अखंडता को खतरा बताया है, देश की एकता को खतरा बताया है। आरोपी सलाखों के पीछे है और बड़ी खुशी है। आरोपी ने एक आदिवासी का अपमान किया है, भारत देश का अपमान किया है। इस अपमान की सजा क्या होती है ये कोर्ट तय करेगा और मुझे पूरा यकीन है कि प्रवेश शुक्ला को ऐसी सजा मिलेगी जिससे ऐसी मानसिकता रखने वाले कांप उठेंगे। जिस प्रकार से घटना हुई अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और उन लोगों को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। एनएसए से लेकर के उनकी गिरफ्तारी से लेकर हर प्रकार से उनके खिलाफ उस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं गया और कड़ी कार्रवाई होगी। मैं चाहती हूं कि प्रवेश शुक्ला को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मुझे पता है कि आप भी यही चाहते हैं। सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं एक बात और साफ कर देना चाहती हूं कि मुझे अपने मुल्क के हर बाशिंदे पर एतबार है। मैं जानती हूं कि ऐसी एक घटना भारत देश की एकता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मैं जानती हूं कि भारत की अखंडता को प्रवेश शुक्ला जैसे लोग हिला नहीं सकते हैं। मैं फख्र से कहती हूं कि मेरे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और वो एक आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं ये भी जानती हूं कि ऐसा सिर्फ भारत देश में ही संभव है। आप बता दीजिए अमेरिका में कितने ब्लैक प्रेसिडेंट अब तक हुए हैं? आपको ओबामा के अलावा दूसरा नाम नहीं मिलेगा। और ये उस देश की बात है जहां 250 साल से लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन मेरे भारत देश में मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, दलित वर्ग से राष्ट्रपति हुए, एसटी राष्ट्रपति हुए, ब्राह्मण राष्ट्रपति रहे। मुझे इन सभी पर फख्र है।
यही मेरे मुल्क की खूबसूरती है। इन्हीं से मिलकर मेरा भारत बना है, जिस पर चोट कर पाना प्रवेश शुक्ला जैसे लोगों के बूते की बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी परेशान भी हूँ। मैं परेशान हूँ उन सवालों से जो लगातार उठ रहे हैं। मैं परेशान हूँ उन बातों से जो देश की अखंडता को तोड़ने के लिए की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि मामले को विधानसभा में ले जाएगी। मैं कांग्रेस के साथ खड़ी होती अगर प्रवेश शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई फौरन ना होती। मैं शिवराज सिंह की सरकार से सवाल पूछती अगर प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर ना चला होता। लेकिन कार्रवाई होने के बाद भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाना, आप मुझे बताइए कहां तक सही है। कि आज ये पूरे प्रदेश में भयभीत है आदिवासी कि ये कब किसको क्या कर ले, किसको उठा के ले जाए और उसके साथ अत्याचार करना शुरू कर दे। ये सारी चीज़ें आज हो रही। महिलाएं भी भयभीत है और शिवराज जी कहता मामा मैं बहनों और मेरी भांजी, और भांजियों के साथ किस तरह से इस राजनीति की मैं बात कर रही हूं। प्रवेश शुक्ला ने महंगे कपड़े पहन लिए, इंग्लिश बोलना सीख गया होगा शायद, लेकिन महंगे कपड़े और वो जो शराब उसने पी रखी थी, आप मान लीजिए वो महंगी शराब पी ली होगी, उससे उसकी सोच बदल गई। इस सोच को बदलने के लिए ही सख्त एक्शन हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि NSA लगा दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है, और अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फीट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। गलत मंशा वाले मध्य प्रदेश में अपराध करने से पहले 10 बार सोच ले। ये देखिए आप। इनका पुराना जो रिकॉर्ड खंगाला गया तो उसमें पूर्व में भी इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनके ज़मीन की वैधता की जांच कराई गई मकान निर्माण की, तो पाया गया कि इनका 1/3 भाग अवैध निर्मित है। तो वही शासन के निर्देशानुसार इनके मकान का अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाए। कार्रवाई ना होती तो मैं कांग्रेस के साथ खड़ी होती, लेकिन प्रवेश शुक्ला पर कार्रवाई होने के बाद भी कांग्रेस के नेता आदिवासियों को ना भड़काएं। मध्य प्रदेश की घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार आप ठहराइए, जरूरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनके माथ खताता है। लेकिन जब केस को डील कर दिया गया है, उस शख्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी गई है, तो फिर क्यों राजनीति करना। बीजेपी आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी का असली चरित्र ही आदिवासियों के प्रति नफरत है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, फिर से आप पढ़ लीजिए। बीजेपी आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, आदिवासी और दलितों के प्रति नफरत ही बीजेपी का असली चरित्र है। और ये सवाल तब उठा रहे हैं जब कार्रवाई के साथ ही MP सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बना दी है। लेकिन सियासत फिर भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान। सीधी में प्रवेश शुक्ला ने जो किया वो हर तरह से घिनौना है, बेहुदा है, शर्मसार करने वाला है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो प्रवेश शुक्ला के साथ खड़ा इस वक्त नजर आएगा आपको। लेकिन मुझे ये कहने में भी कोई परहेज नहीं है कि शिवराज सरकार ने प्रवेश शुक्ला पर NSA लगाकर एक एग्जाम्पल सेट किया है, और प्रवेश शुक्ला सरीखे मानसिकता वालों को संभल जाना चाहिए। ये नया हिंदुस्तान है, यहाँ बकवास नहीं चलती है। यहाँ ऊंच नीच और जात पात का भेद करेंगे तो सबक सिखाने में भी देर नहीं की जाएगी। इसीलिए प्रवेश शुक्ला के साथ अगर कोई खड़ा है जहनी तौर पर भी, तो वो समझ जाए कि कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने सोशल मीडिया की ताकत देखी है ना। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ ये वाला, और उसके बाद कैसे लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, सीधी के आरोपी पर एक्शन फौरन हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग भी इस वक्त चल रही है। वो जंग आपके सामने है। सोशल मीडिया
मनोरंजन या ज्ञान देने या अपने बारे में खबर बताने के प्लेटफॉर्म आपने कई सारे उसमें देखे होंगे, जिनमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर अब तक ट्विटर की बादशाहत रही है। ट्विटर के मालिक कौन है? इलॉन मस्क। लेकिन अब ट्विटर यानी इलॉन मस्क की बादशाहत को चुनौती देने के लिए इंस्टाग्राम के मालिक मार्क ज़करबर्ग मैदान में उतर आए हैं। मार्क ने ट्विटर के जवाब में एक नया ऐप या प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है थ्रेड्स। ये नया ऐप अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा, अभी कुछ देर में। इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने इस पर मुहर भी लगा दी है। एडम ने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर थ्रेड्स ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की। उन्होंने लिखा, हम इस गुरुवार को टेक्स्ट ऐप यानी थ्रेड्स लॉन्च कर रहे हैं। हम बातचीत के लिए एक सभ्य और खुली जगह के निर्माण की आशा करते हैं। हमें इस पर अभी बहुत काम करना है, फिर भी हम आपको इसका इस्तेमाल करते हुए और इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। ज़करबर्ग और उनकी कंपनी इसी तरह दूसरी कंपनियों के फीचर्स चुरा लेते हैं। इसीलिए एक बार इलॉन मस्क ने उन्हें कॉपी कैट यानी नकलची बताया था। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक थ्रेड्स ऐप पर यूजर्स अपने मौजूदा इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर सकेंगे और इंस्टाग्राम की तरह ही अपने पसंदीदा अकाउंट को फॉलो भी कर सकेंगे। इंस्टाग्राम फोटो या वीडियो शेयरिंग ऐप है, लेकिन ट्विटर की तरह थ्रेड्स पर यूजर टेक्स्ट मैसेज भेज सकेंगे। इसके अलावा अपनी ही पोस्ट को वो रीट्वीट भी कर पाएंगे। इधर रीट्वीट नहीं होगा, रीथ्रेड प्रॉब्ली हो सकता है। अब ये समझना ज़रूरी है कि ट्विटर के स्पेस पर मार्क ज़करबर्ग क्यों कब्जा करना चाहते हैं। दुनिया भर में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के करीब यूज़र्स है 556 मिलियन या फिर लगभग 55 या 56 करोड़, जिसमें भारतीयों की संख्या जो है वो है लगभग 2.5 करोड़। दुनिया के लगभग हर बड़े नेता, संगठन या हस्ती का ट्विटर पर अकाउंट है। महज 40 शब्दों में ट्वीट भेजने के आइडिया ने ट्विटर को दुनिया भर में सरकारों, नेताओं, इन्फ्लुएंसर्स और आम लोगों का शक्तिशाली टूल बना दिया था। अब नेता अपनी बात कहने के लिए फ़ोन उठाते हैं, फटाफट कुछ शब्द टाइप करते हैं और जहां उन्हें बात पहुंचानी होती है वो अपनी बात पहुंचा देते हैं। सरकार या मंत्री ट्विटर पर अपनी पॉलिसी की घोषणा कर देती है, विपक्ष आलोचना कर देता है। अभी राहुल गांधी की आलोचना हमने बताई थी ना आपको। और यूजर्स इन्हें पसंद या नापसंद भी उसी वक्त इंस्टेंटली कर लेते हैं। तो ऐसे काम हो रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन एक और टोली है ट्रोलर्स की, उसे भी ट्विटर ने बड़ा सारा काम दे दिया है। ट्रोलर्स की आर्मी बहुत विशाल और जुनूनी है। ये ट्रोलर्स आर्मी जैसे ही अपना शिकार देखती है उन पर झपट पड़ती है, दनादन उनकी टाइमलाइन पर जाकर उल्टे सीधे कमेंट्स करना शुरू कर देती है। ट्विटर की इस ताकत ने इलॉन मस्क को दुनिया का शक्तिशाली आदमी बना दिया। कंपनियों का इलॉन मस्क से लगातार टसल चलता रहा। वैसे तो मस्क की पहचान टेस्ला से जुड़ी है। इसके अलावा उनके पास इलेक्ट्रिक कार टेस्ला, रॉकेट बनाने वाली स्पेसएक्स और सुरंगें खोदने वाली न्यूरोलिंक जैसी 6 और कंपनियां हैं। यानी ज़मीन से आसमान और सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने $44 बिलियन में अप्रैल 2022 में ट्विटर को ख़रीद लिया था। वो पता ही आपको होगा, तब से ट्विटर पर 40 शब्दों की समय सीमा बढ़ाने से लेकर ब्लू टिक देने या पोस्ट देखने की लिमिटेशन जैसी कई सारी एक्सपेरिमेंट्स आपने देख लिए हैं, जिससे ट्विटर और ख़ुद मस्क कई सारे विवादों में आ भी गए। इलॉन के पास जो संपत्ति है उसे कहाँ तक गिनेंगे ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन समझिए कि दुनिया के सबसे गरीब देश बुरुंडी की कुल कमाई जो है 10 से 12 बार आप गुना कर दीजिए, वो पूरे पाकिस्तान को 4 महीने तक घर बैठकर खाना खिला सकते हैं। पिछले 6 महीने में ही इलॉन मस्क और ज़करबर्ग ने मिलकर जो कमाई की है वो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति से ज़्यादा है। पैसे और पावर के मामले में मार्क ज़करबर्ग भी कम खुदा नहीं है, वो भी पावरफुल है। उनके फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ने भी हर मोबाइल में जगह घेर रखी है। दुनिया भर में फेसबुक के 2.96 बिलियन या फिर 296 करोड़, इंस्टा और व्हाट्सएप के 200 करोड़ यूजर्स हैं। होता क्या है कि हम कहीं भी जाएं, मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, हमें अपने आसपास ज़्यादातर लोग मोबाइल में कुछ देखते हुए या कुछ लिखते हुए ही दिखेंगे।
हम खुद भी कहीं ना कहीं फुर्सत मिलते ही ये करने लगते हैं। और इसी का इस्तेमाल, यानी हमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना था, लेकिन सोशल मीडिया इन दिनों हमारा इस्तेमाल कर रहा है। और ये कड़वी और सच्ची बात है। इस पर दो लोग आपस में लड़ ज़रूर सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग, अपने जिसे कहते हैं पीस ऑफ माइंड, उसे मत खो बैठिए। अब हम उस सेगमेंट की तरफ आ गए हैं जहां हम भारत की ताकत और उसकी मिठास की बात करते हैं। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये सेगमेंट मेरा पसंदीदा है। मेरा हिंदुस्तान में आज बात करेंगे हम आम की। अक्सर हम किसी सामान्य बात या चीज़ का जिक्र करते हैं तो कहते हैं ये तो आम बात है, मतलब मामूली है। लेकिन जब हम आम यानी इस फल की बात करते हैं तो ये मामूली नहीं है, ये बहुत ख़ास हो जाता है। आम को फलों का राजा कहते हैं। ये आम बहुत काम का है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कितने तरह के आम को जानते हैं, बताइए। मैं नाम गिनाना शुरू करूँ तो दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, अल्फांसो है, तोतापरी है, मालदा है, सफ़ेदा है, गुलाब खास, केसर, जर्दालू, नीलम, मतलब गिनती ख़त्म नहीं होने वाली है, देख लीजिए। और इसमें से आपके पसंद का आप चूज़ भी कर सकते हैं। हमारी गिनती तकरीबन इन्हीं नामों पर आकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे देश में आम की 1000 से ज़्यादा किस्में हैं। आम हमारे देश का ऐसा फल है जो दुनिया भर में भारत की शान बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया भारत के आमों की दीवानी है। आम निर्यात करने या बेचने से हमारे देश को खूब कमाई होती है, विदेशी मुद्रा आती है। इनमें अल्फांसो, केसर, तोतापरी, बैंगनपल्ली, ये आम विदेशियों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। ख़ासतौर पर इंग्लैंड जैसे यूरोप के देश, अमेरिका, मिडिल ईस्ट के देश, यूएई और कतर भारतीय आम खूब पसंद करते हैं। हम सिर्फ आम का ही निर्यात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम का पल्प बनाकर भी, आम की स्लाइस बनाकर भी उसका निर्यात करते हैं, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपए जो हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं, डॉलर में, पाउंड्स में, रियाल में, हर साल भारत में आती है। सबसे ज़्यादा आम जो है वो आंध्र में उगाया जाता है, और उसके बाद तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, फिर बारी आती है कर्नाटक की, बिहार और गुजरात का भी नंबर आता है। आम इतना अहम है कि केवल खाने खिलाने की नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी यानी दो देशों के संबंधों को भी सुधारता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मैंगो डिप्लोमेसी इसे कहा जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आम आम नहीं है, बेहद ही ख़ास है। फिलहाल इसी ख़ास आम की स्टोरी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। आप देखते रहिए भारत 24।